तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की, एक ऐसे शख्स की जिसका सफर शुरू हुआ मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के घर से और आज वो भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा है। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की, एक मॉन्स्टर के बनने की कहानी। सोचिए, एक तरफ घर में ईमानदारी की बातें होती थीं और उसी घर में, उसी छत के नीचे एक ऐसा खौफनाक प्लान बन रहा था जो आने वाले वक्त में पूरे देश को दहलाने वाला था। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, दाऊद का बचपन वो एक ऐसे घर में बीता जहां कानून की इज्जत थी, लेकिन उसके अपने मन में, अपनी दुनिया में कुछ और ही चल रहा था। ये जो फर्क था ना, बाप और बेटे में, वो कमाल का था। एक तरफ थे उसके पिता इब्राहिम कासकर, एक ईमानदार हेड कांस्टेबल जिसने कभी रिश्वत को हाथ नहीं लगाया, और दूसरी तरफ था बेटा दाऊद। उसका दिल पढ़ाई लिखाई में तो लगता नहीं था। उसकी आंखें तो टिकी थी गली के उन भाइयों पर जो महंगी घड़ियां पहनते थे और चमचमाती गाड़ियों में घूमते थे। तो जाहिर है उसने अपने पिता का रास्ता तो चुना नहीं और जाकर शामिल हो गया करीम लाला के गैंग में। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसी घटना जो एक छोटे मोटे गुर्गे को एक खतरनाक गैंग लीडर बनाने वाली थी। हुआ ये कि करीम लाला के भांजों ने एक कस्टम ऑफिसर को उठाया और 2 लाख की फिरौती मांगी। सोचिए, उस जमाने में 2 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती होगी। ये पैसा वसूलने का काम मिला दाऊद को, लेकिन जैसे ही नोटों की गड्डियां हाथ में आईं, दाऊद की नीयत खराब हो गई। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया और गैंग को जाकर कह दिया कि परिवार वाले पूरे पैसे दे ही नहीं पाए। लेकिन भाई, झूठ के पांव कहां होते हैं। जब पठान गैंग को सच्चाई पता चली तो दाऊद का जो हाल हुआ, पूरी गैंग के सामने उसे घसीट घसीट कर पीटा गया। यह सिर्फ जिस्म पर चोट नहीं थी, ये उसकी इज्जत पर, उसके वजूद पर लगी चोट थी। और कहते हैं ना, यही बेइज्जती, यही जिल्लत उसके अंदर एक आग लगा गई। उसने उसी दिन कसम खा ली कि अब वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा। वो अपना गैंग बनाएगा, अपना बॉस खुद बनेगा। और यहीं से अपने भाइयों के साथ उसने नींव रखी डी कंपनी की। तो डी कंपनी तो बन गई थी, लेकिन अब ये कहानी एक गैंग वॉर से कहीं ज्यादा एक पर्सनल, एक खूनी बदले की दास्तान बनने वाली थी। साल था 1981 और एक खबर आती है जिसने दाऊद को हिला कर रख दिया। उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम को पठान गैंग ने एक हमले में गोलियों से भून डाला था। ये हमला डी कंपनी पर नहीं, सीधा दाऊद के कलेजे पर था। कहते हैं अपने भाई की लाश के पास खड़े होकर दाऊद के अंदर जो भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी वो भी खत्म हो गई। उसने वही कसम खाई कि वो एक एक को उनके घरों में घुसकर मारेगा, चुन चुन कर मारेगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक ऐलाने जंग था। और उसने अपना बदला लिया। और कैसे लिया, सुनिए। तारीख थी 6 सितंबर 1983। उसने अपने एक शूटर डेविड परदेसी को, जो दिखने में एकदम कॉलेज का स्टूडेंट लगता था, कोर्ट में भेजा। और उस लड़के ने जज के सामने भरी अदालत में पठान गैंग के अमीरजादा को गोलियों से छलनी कर दिया। मैसेज एकदम क्लियर था, दाऊद की पहुंच से कोई नहीं बच सकता। इस हत्याकांड के बाद पुलिस दाऊद के पीछे पड़ गई और उसे भारत से भागना पड़ा। लेकिन दूर जाकर उसकी पकड़ कमजोर नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हो गई। तो 1985 में दाऊद पहुंच गया दुबई। सबको लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ था। दुबई में बैठकर उसने डी कंपनी को एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ मुंबई नहीं, दुनिया भर में उसका सिक्का चलने लगा। नेता हों, बिजनेसमैन हों या बॉलीवुड के सितारे, सब दुबई में उसकी महफिलों में हाजिरी लगाते थे। अब दाऊद कितना शातिर और मक्कार था, इसका एक किस्सा सुनिए। उसे अपने ही एक आदमी रमा नाइक को रास्ते से हटाना था। तो उसने क्या किया, पहले पुलिस के साथ मिलकर रमा के सबसे खास आदमी बाबू रेशम को पुलिस लॉकअप में ही मरवा दिया। और फिर रमा को फोन करके बोला, ये काम हमारे दुश्मन गैंग का है। अब रमा नाइक तो गुस्से में पागल हो गया और उसने जाकर एक बेगुनाह को मार डाला। बाद में जब उसे पता चला कि यह सब दाऊद का ही खेल था, तो उसने बगावत कर दी। रमा नायक तो एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके साथी अरुण गवली ने दाऊद के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया। और ये गैंगवॉर इतनी खतरनाक हो गई थी कि मुंबई की सड़कें खून से लाल होने लगीं। इसका सबसे भयानक नज़ारा दिखा जे हॉस्पिटल के अंदर, जहां दाऊद के शूटर्स ने गवली के एक आदमी पर 400 से ज्यादा गोलियां बरसा दी, एक पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर। यहां तक दाऊद एक गैंगस्टर था, एक स्मगलर, एक डॉन था। लेकिन अब वो कुछ ऐसा बनने वाला था
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सवाल यही है, मुंबई का एक गैंगस्टर आखिर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, एक आतंकवादी कैसे बन गया? तो हुआ ये कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पूरे देश में दंगे फैल गए और इसी माहौल का फायदा उठाया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। उन्होंने दाऊद के गुस्से को देखा, उसके नेटवर्क को देखा और उसे एक ऑफर दिया। ऑफर था कि ISI उसे पूरी दुनिया में अपना क्राइम सिंडिकेट फैलाने में मदद करेगी, उसे हर तरह की सुरक्षा देगी। बदले में कीमत थी भारत की सुरक्षा। दाऊद को अपने स्मगलिंग के रास्ते ISI को देने थे ताकि वो भारत में हथियार और RDX भेज सके, और दाऊद मान गया। और इस सौदे का अंजाम था 12 मार्च 1993, मुंबई का ब्लैक फ्राइडे। एक के बाद एक 12 बम धमाकों ने मुंबई को दहला दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, हर तरफ बस तबाही का मंजर था। 257 बेगुनाह लोगों की जानें गईं, 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिस दाऊद को लोग डॉन कहते थे, अब वो एक वहशी आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद दाऊद की दुनिया और उसका साम्राज्य दोनों ही हमेशा के लिए बदल गए। धमाकों की वजह से डी कंपनी में ही फूट पड़ गई। छोटा राजन जैसे उसके कई पुराने साथी जो हिंदू थे, उन्होंने इसे देश के साथ गद्दारी माना और अपने ही बॉस के खून के प्यासे हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद दाऊद का काला कारोबार बढ़ता ही गया। अंदाजा लगाइए, 1995 तक डी कंपनी का सालाना कारोबार करीब 2000 करोड़ रुपए का था। ड्रग्स, हथियार, स्मगलिंग, बॉलीवुड, रियल एस्टेट, ऐसा कोई धंधा नहीं था जहां उसका पैसा ना लगा हो। उसका साम्राज्य अब मुंबई तक सीमित नहीं था, ये दुबई से लेकर कराची और लंदन तक फैल चुका था। और आज दाऊद इब्राहिम कराची में छिपा बैठा है, पाकिस्तान के मिलिट्री और ISI की हिफाजत में। वो उन्हीं का काम करता है और वो उसे भारत के इंसाफ से बचाते हैं। एक देश की पनाह में रहकर पूरी दुनिया में अपना क्राइम एम्पायर चलाने वाले इस शैतान की कहानी का आखिरी पन्ना क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरा देश इंतजार कर रहा है।